नमस्कार। राम राम। राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गौरव ज्ञान विहार पर, जिसमें आज शिक्षण विधियों के एक छोटे से वीडियो में मैं शिक्षण विधियों पर बात करूंगा, जिसमें शिक्षण के सिद्धांतों पर विशेष बात की जाएगी। शिक्षण के सिद्धांत जितने भी अध्यापक से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है शिक्षण विधियों का। उन शिक्षण विधियों को समझने के लिए आपको बस हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलो शुरू करते हैं शिक्षण विधियों की इस क्लास को। शिक्षण विधियों की बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगा मैं शिक्षा की। शिक्षा शिक्ष धातु से लिया गया एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इसका अर्थ होता है सीखना। एक व्यक्तित्व अगर किसी दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित कर दे और उसके व्यक्तित्व में अगर हमें परिवर्तन दिखाई दे, तब उस प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। इसी के साथ जब एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जब एक शिक्षक के द्वारा कराई जाए, उस प्रक्रिया को अपन नाम देते हैं शिक्षण। उस प्रक्रिया को अपन नाम देते हैं शिक्षण, जिसमें मूल्यांकन भी होता है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिससे कि बालक में परिवर्तन देखने को मिलता है। शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम अक्सर औपचारिक और अनौपचारिक रूप से कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत जरूर सीखते रहते हैं। इसी के तहत एक मनोवैज्ञानिक आए थे, जिनका नाम था एडम्स। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है एडम्स। एडम्स ने कहा था कि शिक्षण जो है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इनका मानना था कि शिक्षण में एक तो शिक्षक होता है और दूसरा शिक्षार्थी होता है। जो शिक्षा को ग्रहण करता है, शिक्षा को अर्जित करता है, एक शिक्षार्थी होता है। और इस शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक शिक्षार्थी के जीवन को परिवर्तित करने के लिए, या यूं कहें कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात कही थी मनोवैज्ञानिक एडम्स ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जॉन डीवी। जॉन डीवी का शिक्षा जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जॉन डीवी ने कहा कि नहीं, शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया नहीं बल्कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यानी इसमें एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है, लेकिन इन दोनों के मध्य एक पाठ्यक्रम और होता है। एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। इस प्रकार जॉन डीवी महोदय ने बताया कि शिक्षण त्रिध्रुवीय होता है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य वार्तालाप करने के लिए, उन्हें एक दूसरे को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई ना कोई सिलेबस या कहे पाठ्यक्रम जरूर होता है। इसके बाद अगर मैं कहूं कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी,
अगर इन तीनों की भूमिकाएं होती हैं, अगर इन तीनों की भूमिकाएं होती हैं, कई बार शिक्षण में दो शब्द अपन को देखने को मिलते हैं जिनको कहते हैं अपन शिक्षण के सिद्धांत। एक तो होते हैं सिद्धांत, एक होते हैं सूत्र। जब शिक्षण की प्रक्रिया शुरू कराई जाती है तब दो सवाल जेहन में जरूर पैदा होते हैं। वो दो सवाल है कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, और दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। जैसे ही ये दोनों सवाल अपने मन में, अपने जेहन में उत्पन्न होते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए और बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, जब बात चलती है कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए तो उसके लिए हमें पता है कि एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है और उस पाठ्यक्रम को शिक्षण के सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी मैं अगर ये बात कहूं कि शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो डायरेक्ट रूप से कनेक्ट होते हैं पाठ्यक्रम से। शिक्षण के सिद्धांतों का उद्देश्य जो अपन को देखने को मिलता है वो मिलता है पाठ्यक्रम में, क्योंकि पाठ्यक्रम में वो सारी चीजें तैयार की जाती हैं कि बच्चे को पढ़ाना क्या है। जब हम ये तय कर लेंगे कि बच्चे को क्या पढ़ाना है तो उसकी रुचि के अनुसार, उसके उम्र के अनुसार, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार हम बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया दे सकते हैं। तो मैं कहूं कि शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो डायरेक्ट रूप से पाठ्यक्रम से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन बात आती है सूत्र की, तो सूत्र में आता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। अब जब ये बात आती है जेहन में, दिमाग में, जब ये बात आती है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए तैयार किए गए हैं शिक्षण के सूत्र। उसके लिए तैयार किए गए हैं शिक्षण के सूत्र। तो सूत्र का डायरेक्ट जो संबंध होता है वो होता है शिक्षार्थी से। कहीं ना कहीं शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र दोनों ही बच्चे की जिज्ञासा, बच्चे की मनोवृत्ति, बच्चे की अभिवृत्ति, इन पर डिपेंड करता है। लेकिन सिद्धांत का डायरेक्ट कांटेक्ट पाठ्यक्रम से होता है और सूत्र का डायरेक्ट कांटेक्ट शिक्षार्थी से होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांतों की। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता के सिद्धांत, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें बच्चे के द्वारा क्रिया की जाएगी, बच्चा क्रियाशील रहेगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चा कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और जब वो करके सीखता है, यानी अपन कह सकते हैं डूइंग वाई लर्निंग, या हिंदी में कहें करके सीखना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कुछ भी सीखने के लिए मैं आपको एक पाठ दे रहा हूं, उसको आप याद करना है, तो हो सकता है कई सारे ऐसे प्रकरण हों जिनको आप नहीं सीख सकते, जिनको आप नहीं समझ सकते। लेकिन अगर उन प्रकरणों को मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से करके और फिर उसके बाद मैं तुमसे उसके बारे में पूछूं तो आप उसको बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो करके सीखना, बच्चे को हमेशा ऐसे टॉपिक दिए जाए, ऐसा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाए कि जिसमें
बच्चा अपने हाथों से क्रिया करके क्रियाशील रहकर सीखने के प्रति उन्मुख हो सके। तो सबसे पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसको डूइंग बाय लर्निंग या करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अपना रुचि का सिद्धांत। दूसरे नंबर पे आता है रुचि का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने जब पूरे तरीके से ये चीज समझ ली कि हम उस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं जिसमें अपना इंटरेस्ट हो, जिसमें अपनी रुचि हो, तब यह सिद्धांत निकल कर आया कि बच्चा उस चीज को सीखने में ज्यादा तत्परता दिखाता है जिसमें उसकी रुचि हो। अगर बच्चे को खेल के हिसाब से, खेल में रुचि है तो बच्चा खेलने के हिसाब से जल्दी सीखेगा। अगर बालक को कोई चीज समझानी है और हमें पता है कि बालक इस चीज में रुचि दिखाएगा, तो हम उसे उसके जरिए से अगर सिखाना शुरू करते हैं तो वो शिक्षण प्रभावी माना जाता है। और वो शिक्षण जब प्रभावी बन जाता है तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने उद्देश्य निर्मित किया है बच्चे को सिखाने का। और शिक्षण की प्रक्रिया वास्तव में सिखाने की ही एक प्रक्रिया है। जब रुचि में, जब कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जब कोई रुचि वाला पाठ होगा, तो बच्चे उसमें तत्परता दिखाएंगे, जिससे कि हमारा शिक्षण प्रभावी होगा। और प्रभावी होगा तो हमारा उद्देश्य जरूर पूरा होगा। इसके बाद में मैं चलता हूं तीसरे सिद्धांत की तरफ, जिसका नाम है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इस दुनिया में सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। सभी लोगों की अपनी रुचि है, सभी लोगों का अपना नजरिया है, सभी लोगों का अपना एटीट्यूड है, सभी लोगों की अपनी अभिरुचि है। इन सारी चीजों को जब अपन देखते हैं तो अपन को एक चीज समझ में आती है कि सभी लोग एक दूसरे से कैसे हैं, भिन्न हैं, अलग हैं। अगर हम इस भिन्नता का ध्यान रखें, अगर हम इस भिन्नता का ध्यान रखने के बाद में अगर शिक्षण प्रक्रिया को पूरा कराएं, शिक्षण प्रक्रिया कराई जाए, अगर इन भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया पूरी कराई जाए, तो हमें महसूस होगा कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी होगी। उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी होगी। तो शुरुआत से मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि हमने सबसे पहले सबसे पहले क्रियाशीलता का सिद्धांत देखा, जिसमें बच्चा करके सीख रहा है। दूसरे नंबर पे अपने रुचि का सिद्धांत देखा, जिसमें हम ऐसे टॉपिक, ऐसे प्रकरण रखते हैं, पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरणों को शामिल किया जाता है जिसमें बच्चा रुचि ले। जैसे छोटी क्लास के पाठ्यक्रम में बालकों की कहानियां सुनाई जाती हैं, ऐसे प्रकरण रखे जाते हैं जिससे कि बच्चा उन्हें इंटरेस्ट के साथ पढ़े, जिससे कि उसमें तत्परता आती है और हमारा उद्देश्य पूरा होता है। इसके बाद में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताया, जिसमें हमें पता है कि सबकी व्यक्तिगत रूप से सभी में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, सभी में भिन्नताएं पाई जाती हैं। उन भिन्नताओं को ध्यान में रखकर अगर शिक्षण प्रक्रिया कराई जाए तो वो उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी होगी। अगला है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। जब हम
कोई काम करते हैं और उसके लिए अपन अगर कोई लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, कोई उद्देश्य निर्धारित कर देते हैं, तो वह काम जल्दी हो जाता है और वह काम प्रभावी भी माना जाता है। इसी प्रकार जब हम उद्देश्यों का निर्धारित करके शिक्षण कराएं, अगर एक शिक्षक उद्देश्य निर्धारित करने के बाद शिक्षण कराता है तो उसका शिक्षण जो है वो प्रभावी होता है, उसका शिक्षण प्रभावी होता है। यानी हमें ऐसे प्रकरण शामिल करने चाहिए जिससे कि बच्चों के उद्देश्य का निर्धारण हो सके, उद्देश्यों का निर्धारण हो सके। जो उद्देश्य जो भी उद्देश्य हमें शिक्षण से प्राप्त करने हैं, शिक्षण से प्राप्त करने हैं, वो उद्देश्य पहले से निर्धारित होने चाहिए। अगला जो सिद्धांत है वो है लघु सोपानों का सिद्धांत। लघु सोपानों का सिद्धांत, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बड़ी चीज को सीखना है तो उसके पहले हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जब उन टुकड़ों को जब बच्चों को टुकड़ों में सिखाया जाएगा, जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं कि अगर बच्चे को ABCD सिखानी है तो उसे पहले ABCD यहां तक सिखाओ, उसके बाद में EFGH ये वाली सिखाओ। इसका मतलब ये है कि हमें बच्चे को पाठ्यक्रम इस हिसाब से तैयार करना चाहिए कि जिससे बच्चा टुकड़ों में सीखता जाए, जिससे कि हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो पूर्ण हो सके। अगला है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। आपको पता है कि अगर बच्चे को किसी कार्य के लिए दंड दिया जाए और किसी कार्य के लिए उसे पुरस्कार दिया जाए, जब अपन किसी कार्य के लिए बच्चे को दंडित करते हैं तो वो उस कार्य को करना भूल जाएगा। लेकिन अगर हम उसे मोटिवेट करेंगे, उसे पुरस्कृत करेंगे, उसे शाबाशी देंगे, तो बच्चा उससे प्रेरणा प्राप्त करेगा और वो उस प्रकरण को सीखने में वो जरूर तत्परता दिखाएगा। अगला है आवर्ती का सिद्धांत। जैसा कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। उसी प्रकार बताया जाता है कि जब किसी चीज को बार 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 बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, यानी किसी भी प्रकरण को अगर दोहराया जाए तो बच्चे के जेहन में, बच्चे के शिक्षण में उद्देश्यपूर्ण शिक्षण में उद्देश्यपूर्ण वृद्धि दिखाई देती है। आवृत्ति के सिद्धांत का मतलब ही ये है कि हम बार बार रिपीट करें किसी चीज को, बार बार बच्चे को बताएं किसी चीज को, जिससे कि या कहूं मैं कि बार बार किसी चीज को दोहराएं तो बच्चा उससे जल्दी सीखने में बच्चे को मदद मिलती है, जिससे कि शिक्षण के उद्देश्य पूर्ण दिखाई देते हैं और उनमें जरूर वृद्धि दिखाई देती है। अगला सिद्धांत है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत।
हाँ, जब हम जब हम बच्चे के लिए ऐसे प्रकरण शामिल करते हैं जो उनके जीवन से जुड़े हुए हों, तो उन्हें बच्चा जल्दी सीख जाता है और वो प्रकरण बच्चे को जल्दी समझ में आ जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे सिद्धांतों को जोड़ना चाहिए, ऐसे सिद्धांतों से बच्चों को सिखाना चाहिए जो उनकी जीवन से जुड़े हुए हों या उनकी जीवन की घटनाओं पर आधारित हों। आधारित हों। अगला है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। जब बालक को ऐसी चीजें सिखाई जाए जिससे कि बालक उसमें कोई क्रिएटिविटी करे, कोई निर्माण कार्य करे, तब बच्चे को वो चीज सीखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और वो निर्माण कार्य करने के साथ साथ शिक्षण में रुचि भी दिखाता है। जब बालक तो शिक्षण में रुचि दिखाएगा तो उसकी तत्परता बढ़ेगी, और तत्परता बढ़ेगी तो उद्देश्य जरूर पूर्ण होगा। जब ऐसे प्रकरण ऐसे प्रकरण पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं जिससे कि बच्चों का मनोरंजन हो, जैसे कविताएं हैं, जैसे गीत हैं, ऐसे प्रकरण अगर बच्चों के लिए शामिल हो तो उससे भी बालक प्रभावी रूप से सीखता है। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने चर्चा की सिद्धांत के ऊपर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, और हमारे चैनल पर रोज़ विजिट करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।